एक तो कैमरा ऑन रखो बेटा, अनम्यूट करके जल्दी बोलो, टाइम मत लगाओ। तो रंजीत, क्या आप क्लास में हो? देखो, तो रंजीत छाबड़ा क्लास में तो प्रेजेंट है। बहुत देर में बोलता है, घूमता रहता है, या तो ऐसा लगता है। कैमरा ऑन रखो। इट मीन्स ये लॉग इन करके कहीं चला गया है। तो वर्क दोनों हो सकता है। वर्क डन बाय वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स स्टेट फंक्शन होता है। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ फंक्शन होता है। चलो ठीक है, आगे करते हैं। देखो देखो, आप लोगों को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। एक तो कैमरा अरेंजमेंट प्रॉपर करो, और नंबर 2, एक नेटवर्क कनेक्शन भी ठीक से लो। ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लो कम से कम, क्योंकि आगे ऑनलाइन ही सारा कुछ होना है। जब तो टेस्ट तो ऑनलाइन ही चलते रहेंगे। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो भी टेस्ट ऑनलाइन ही चलेंगे। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो। हम डेफिनेशंस की बात कर रहे थे, और आपने लास्ट क्लास में डेफिनेशन लिखी थी इंटरनल एनर्जी की। मैं रिपीट कर दूं, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इसको डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी को यू से और ई से। इसमें 3 तरह की एनर्जीज हैं। एनर्जी ड्यू टू मास, एनर्जीज ड्यू टू मास प्लस एनर्जीज ड्यू टू टेम्परेचर प्लस एनर्जीज एनर्जीज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरनल एनर्जी में ये 3 एनर्जीज इंक्लूडेड हैं। एनर्जीज ड्यू टू मास, एनर्जीज ड्यू टू टेम्परेचर एंड एनर्जीज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। विशाल, आप बताओ इसमें कौन कौन सी एनर्जी इंक्लूडेड नहीं है? विशाल। सर एक तो ग्रेविटेशनल एनर्जी, और एक सर प्रेशर वॉल्यूम वाली एनर्जी सर। हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है। ग्रेविटेशनल एनर्जी, एक तो ग्रेविटेशनल एनर्जी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, और दूसरे प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी इंक्लूडेड नहीं है। ये 2 एनर्जीज इंटरनल एनर्जी में काउंट नहीं होती। अब अगर ऐसा कर दें, इफ
मास ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। अगर सिस्टम का मास कांस्टेंट कर दें, और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कांस्टेंट कर दें, ये भी कांस्टेंट कर दें, फिक्स्ड कर दें, तो ये दोनों एनर्जीज कांस्टेंट हो गई। तो आप सिंपली इतना लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू अ कांस्टेंट प्लस एनर्जीज ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से एनर्जीज, टेम्परेचर की वजह से एनर्जी कौन सी होती है? टेम्परेचर की वजह से एनर्जी कौन सी होती है? टेम्परेचर की वजह से एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जीज, इन जनरल उनको कहते हैं काइनेटिक एनर्जीज हैं। एनर्जी रिलेटेड टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी इज रिलेटेड टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। जो टेम्परेचर की एनर्जीज हैं, इनको सिंपली आप कह सकते हैं एनर्जीज ऑफ मोशन। टेम्परेचर की वजह से मोशन आता है। कौन कौन सी मोशन? तो ये ट्रांसलेशनल मोशन हो सकती है, ये रोटेशनल मोशन हो सकती है, और ये वाइब्रेशनल मोशन भी हो सकती है। किसकी ट्रांसलेशनल मोशन, किसकी रोटेशनल मोशन, किसकी वाइब्रेशनल मोशन? आंसर है पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम। किसके पार्टिकल्स के मोशन की बात हो रही है? सिस्टम के पार्टिकल्स की। और रेस्ट यूनिवर्स क्या कहलाता है? सराउंडिंग्स। किसकी इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है? ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है। रिमेंबर, वी कैन नॉट डील विद सराउंडिंग्स, वी कैन नॉट डील विद सराउंडिंग्स। तो जो भी ये टर्म मैं बोल रहा हूं, एनर्जी, मोशन, इंटरनल एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मास, जितने भी ये टर्म मैं बोल रहा हूं, ऑल आर रिलेटेड टू सिस्टम, all are with respect to system, not surroundings. तो सिस्टम के पार्टिकल्स की ट्रांसलेशनल मोशन, सिस्टम के पार्टिकल्स की रोटेशनल मोशन, सिस्टम के पार्टिकल्स की वाइब्रेशनल मोशन, all these motions are due to temperature of the system. तो इंटरनल एनर्जी क्लियर है आपको? ध्यान देना, इंटरनल एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी भी आती है। जो ये एनर्जी ड्यू टू मास है, इसमें मास में न्यूक्लियस भी है, एटम भी है।
आपने लिखा होगा न्यूक्लियर एनर्जी पहले। केवल ये दो एनर्जीज इंटरनल एनर्जी में काउंट नहीं होती। These two energies are not included in internal energy. Gravitational energy and PV energy. Gravitational energy and PV energy. ये टर्म सबको क्लियर है? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम से क्या मतलब है? कॉमन सेंस अप्लाई करो। इंटरनल, आप अपनी बॉडी के अंदर की बात सोचो। ओके, नेक्स्ट टर्म लिखो। नेक्स्ट टर्म एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। इसको डिनोट करते हैं H से। एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। सिस्टम में ध्यान देना, जो एंथैल्पी होती है वो इंटरनल एनर्जी प्लस एनर्जी ड्यू टू प्रेशर एंड वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी में जो कुछ आपने लिखा वो सारा यहां अप्लाइड है, और साथ में ऐड कर दो P इंटू वी। इसे कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। internal energy and this is the energy due to pressure and volume। इसे पीवी एनर्जी ही नाम देते हैं। तो एंथैल्पी में सिस्टम की कौन सी एनर्जी काउंट नहीं हुई? अभी एक एनर्जी इसमें इंक्लूड नहीं हुई। कौन सी इंक्लूड नहीं हुई? ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो ध्यान देना, पूरी केमिस्ट्री में ग्रेविटेशनल एनर्जी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। केमिस्ट्री एनर्जी की, इसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी की केमिस्ट्री में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नो इंपॉर्टेंस। तो एंथैल्पी में अगर पीवी एनर्जी आप ऐड कर दें तो अब ध्यान दें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो डेफिनेशन की बात हुई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है एब्सोल्यूट, ध्यान देना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ U कैन नॉट बी फाइंड और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एब्सोल्यूट वैल्यू। किसी सिस्टम की एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी कितनी है वो हम नहीं निकाल सकते। हम क्या बता सकते हैं, और इस पूरे चैप्टर में करना क्या है? वी कैन फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम बता सकते हैं। इंटरनल एनर्जी में चेंज हम बता सकते हैं, बट एब्सोल्यूट वैल्यू बता नहीं सकते।
अगर आप लिखते हो डेल्टा यू, डेल्टा यू का मतलब होता है लार्ज चेंज, और अगर आप लिखते हो डी यू डिफरेंशियल फॉर्म में, इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज। डेल्टा यू मतलब लार्ज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डी यू मतलब स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो वी कैन फाइंड डेल्टा यू और वी कैन फाइंड डी यू, but we cannot find u। एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की बता नहीं सकते। ओके, अब मैं जिससे पूछूं वही आंसर करेगा। बिल्कुल जनरल नॉलेज की प्रॉब्लम मैं पूछ रहा हूं, जनरल नॉलेज की प्रॉब्लम। रोहन आप क्लास में हैं बेटा? रोहन? यस सर। ओके, आप बताओ, आपको अपने दोस्त का बैंक बैलेंस बताना है। क्या बताना है? बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस समझ लो लाइक इंटरनल एनर्जी। बैंक बैलेंस इज एग्जैक्टली लाइक इंटरनल एनर्जी। ठीक है, आपको आपके दोस्त का बैंक बैलेंस बताना है। मैं कह रहा हूं आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है, आपके पास उसके बैंक कौन सा है ये भी नहीं पता आपको। यस सर। तो आप किसी दूसरे का बैंक बैलेंस कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते। बट ऑन अ गिवन डे आप चेंज इन बैंक बैलेंस बता सकते हैं। ये कैसे हो सकता है, बता सकते हो? विदाउट नोइंग एक्चुअल बैंक बैलेंस, without knowing actual bank balance, how can we find change in bank balance? उसको और पैसे देके, कैसे बेटा? उसको और पैसे देके वो बता देगा मेरे पास थोड़े पैसे बढ़ गए, कम हो गए। नहीं नहीं, इतने बढ़ गए इतने कम हो गए, मैं तरीका पूछ रहा हूं कैसे उसको पता लगा इतने बढ़ गए इतने कम, विदाउट नोइंग बैंक बैलेंस। विदाउट नोइंग बैंक बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट। कैसे? अगर वो अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा दे। अरे भाई, स्टेटमेंट दिखा दिया तो बैंक बैलेंस ही हो गया ना बेटा वो। सर। अच्छा चलो दूसरे का देखते हैं, आईक्यू चेक करते हैं। वैभव आप बताओ। वैभव? यस सर। हाँ बोलो बेटा। सर उसकी इनकम देख के। इनकम देख के? आपको इनकम की तो नॉलेज है ही नहीं। मैं क्या पूछ रहा हूं, क्वेश्चन समझ में आया? मान लीजिए आपको रोहन का बैंक बैलेंस मालूम नहीं, बट संडे में रोहन के बैंक बैलेंस में कितने का चेंज आया ये बताना है। कैसे बताओगे? क्या ये सर अगर मेरे को पॉसिबल? ये पता हो कि उसने कितना कितना खर्चा है या कितना कमाया, कितना कितना एक्सपेंड करा है या कितना अर्न करा है, अगर मेरे को ये पता हो तो मैं बता सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल राइट आंसर। ये स्मार्ट है थोड़ा, ये दूसरे के अकाउंट में घुस सकता है। तो पॉइंट ये है, आप अगर ये बता दें कि संडे में मैंने ₹5000 की शॉपिंग की, संडे में 5000 रुपीज की शॉपिंग की,
तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज कर गया होगा बाई ₹5,000। क्या ये कहने के लिए आपका एक्चुअल बैंक बैलेंस जानना जरूरी है? अगर आप ये बता दें कि मैंने शॉपिंग 5,000 की है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आपके बैंक बैलेंस में 5,000 का चेंज आया होगा विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट अमाउंट। ठीक है, तो पॉइंट ये है, रियलिटी ये है, इनफैक्ट अब देखो डेली लाइफ की बात करें, रियलिटी ये है कि रोहन का बैंक बैलेंस कितना है, तिजोरी में माल कितना है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। रखे रहो आप, क्या फर्क पड़ता है। बट सराउंडिंग को किस चीज में इंटरेस्ट है? सराउंडिंग को किस चीज में इंटरेस्ट है? सराउंडिंग को इंटरेस्ट इस बात में है कि आज रोहन ₹5,000 खर्च करने वाला है। अब मार्केट में जो अवेलेबल है सोर्सेस, वो इन 5,000 में से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग एडवर्टाइजमेंट करके, पिज्जा खा लो भाई, ये शर्ट खरीद लो, ये जूते खरीद लो, ये मोबाइल खरीद लो, सो एंड सो। आपके 5,000 रुपीज पे सबकी नजर है जो आप खर्च करने वाले हैं, बैंक बैलेंस पे नजर नहीं है। तो सराउंडिंग किस बात में इंटरेस्टेड है, आपके बैंक बैलेंस में या द मनी यू आर गोइंग टू स्पेंड? तो आंसर है द मनी यू आर गोइंग टू स्पेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? व्हाट आई वांट टू से इज दिस, सिस्टम और सराउंडिंग के अक्रॉस क्या मूव कर रहा है, पूरा सराउंडिंग उसमें इंटरेस्टेड है। सिस्टम के अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, उससे कोई लेना देना नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब इस पूरे चैप्टर में, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, हमें इंटरनल एनर्जी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किस चीज में इंटरेस्ट है? हमें इंटरेस्ट है चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो, आगे न्यूमेरिकल्स में भी यही होने वाला है। We are not interested to find absolute value of internal energy. We are not interested in absolute value of internal energy, but we are interested in delta U. We are interested in change in internal energy. चलो जल्दी लिखो, लिख लिया ये? अब आप बताओ, अगर इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं बता सकते, तो क्या एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू बता सकते हैं? अगर यू हम नहीं बता सकते, तो एच भी नहीं बता सकते। और यहां भी सेम पॉइंट है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एच, बट वी आर इंटरेस्टेड इन डेल्टा एच। डेल्टा एच का मतलब है लार्ज चेंज इन एंथैल्पी।
और DH का क्या मतलब होगा? स्मॉल चेंज इन एंथैल्पी। तो वी आर इंटरेस्टेड इन द चेंज, नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर मैं इसको और थोड़ी बड़ी लैंग्वेज में बात करूं बेटा, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव। और उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब तक की सबसे बेस्ट थ्योरी माना गया है उसको, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नथिंग इज एब्सोल्यूट। आइंस्टाइन ने ये प्रूव करके दिखाया इवन टाइम भी एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम भी रिलेटिव है। टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम भी रिलेटिव है। आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी कि अगर दो भाई हैं, एक भाई को अर्थ पे रखो और दूसरे भाई को एक एरोप्लेन में रखो, और आफ्टर 10 years अकॉर्डिंग टू अर्थ ड्यूरेशन उन दोनों भाई को वापस मिलाओ, विच वन विल लुक यंगर? सुनिए कहानी की नहीं। मान लीजिए ट्विंस हैं, बिल्कुल सेम बर्थ डेट है दोनों की। ए को मान लीजिए आपने ग्राउंड पे रखा और बी को आप लेके चले गए किसी एरोप्लेन में, और से अर्थ के रिस्पेक्ट में ड्यूरेशन है 10 years। 10 years तक ये अर्थ पे रहा और ये एरोप्लेन में रहा। दोनों की मुलाकात हुई एक आफ्टर 10 years ऑफ अर्थ ड्यूरेशन। बताओ विच वन विल लुक यंगर? तो आइंस्टाइन ने ये प्रूव करके दिखाया कि जो एरोप्लेन में है वो यंगर होगा। तो ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टाइन। इनफैक्ट मास चेंज हो जाता है, इवन ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज हो जाती है, टाइम चेंज हो जाता है। तो ये सारी बातें उन्होंने ये कही कि ये कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, एवरीथिंग इज रिलेटिव। ठीक है, बट अगर हमें कोई स्टडी करनी है और सब कुछ रिलेटिव है, ऐसे केस में आपको एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना होता है, और सब कुछ उस स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में हम स्टडी करते हैं। तो वो अलग मैटर है, मैं यहां पे आ रहा हूं। पॉइंट ये है कि हम H और U की एब्सोल्यूट वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड इन डेल्टा H, नॉट H। तो ठीक है, H इक्वल टू है U प्लस PV। अगर डेल्टा H निकालना होगा तो क्या करेंगे बताओ? डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ PV, यही करेंगे। क्लियर है यहां तक सबको? अब देखो ध्यान से, अगर ये मान लें इफ, ध्यान देना, इफ सिस्टम सॉलिड फेज में है या लिक्विड फेज में है,
अगर सिस्टम सॉलिड या लिक्विड फेज का है तो जो डेल्टा पीवी है ये आप ऑलमोस्ट 0 मान सकते हैं। सॉलिड के वॉल्यूम में ज्यादा चेंज नहीं आता, लिक्विड के वॉल्यूम में ज्यादा चेंज नहीं आता, सॉलिड के प्रेशर में ज्यादा चेंज नहीं आता, वॉल्यूम में भी ज्यादा चेंज नहीं आता। इनको कहते हैं कंडेंस्ड फेज। तो कंडेंस्ड फेज के लिए डेल्टा पीवी आप 0 लेंगे तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। अगर सिस्टम सॉलिड और लिक्विड फेज में है तो समझ में आ गया इतना सबको? तो अभी एंथैल्पी का डिटेल यहीं पे मैं रोक रहा हूं, आगे और डिटेल कवर करेंगे इसको। ये तो मैंने जस्ट आपको एक सिंपल सा आइडिया दिया कि एंथैल्पी होती क्या है। इंटरनल एनर्जी में क्या ऐड कर दो आप, इंटरनल एनर्जी में आप ऐड कर दो पीवी एनर्जी, तो बन जाएगा एंथैल्पी। यहां से एक मिसकंसेप्ट क्रिएट नहीं करना। क्या मिसकंसेप्ट क्रिएट करते हैं बच्चे, मैं बता दूं। वो सोचते हैं कि सॉलिड और लिक्विड की इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी बराबर हो जाते हैं। आई डिड नॉट से H इक्वल टू यू, H इक्वल टू यू नहीं कहा मैंने क्या कहा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू। यहां नोट कर लो, नॉट H इक्वल टू यू। एब्सोल्यूट एंथैल्पी एंड एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी इक्वल नहीं है, वो है चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहां तक क्लियर है सबको? ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो आप, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। कैपेसिटी वर्ड की डिक्शनरी मीनिंग क्या है? डिक्शनरी मीनिंग, लिटरल मीनिंग क्या है कैपेसिटी की? एनीवन? कैपेसिटी वर्ड की मीनिंग क्या है? अनम्यूट करके बोला करो। बोलो बेटा, निकिता सागवाल बोलो। निकिता। सर, क्षमता किसी चीज की। हाँ, कैपेसिटी मतलब पावर टू डू समथिंग। क्षमता, बिल्कुल ठीक वर्ड आपने यूज किया, पावर टू डू समथिंग। दैट मीन्स कैपेसिटी। जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी की
ईटिंग कैपेसिटी ज्यादा है। क्या मतलब इसका? अगर मैं कहूं कि किसी की ईटिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो बच्चा या वो इंसान खाता रहता है, 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 पेट ही नहीं भरता। खाना खाने के 10 मिनट बाद बोलेगा फिर भूख लग गई। तो ईटिंग कैपेसिटी मींस पावर टू ईट, और अगर हाई है तो ज्यादा कंजप्शन करेगा। दूसरा वर्ड सुनो, स्लीपिंग कैपेसिटी। स्लीपिंग कैपेसिटी क्या है? अगर स्लीपिंग कैपेसिटी हाई है तो क्या होगा? सोता रहता है, 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 सोता ही रहता है। उससे पूछो नींद पूरी हो गई? जवाब क्या होगा? अभी नहीं हुई, थोड़ा आधा घंटा और सो लें। फिर पेरेंट्स जगाएं, अब तो हो गया आधा घंटा। नहीं, अभी तो आधा घंटा की नींद बाकी है। वो आधा घंटा कंप्लीट ही नहीं होता, 30 मिनट्स। तो रात में 10 घंटे सोना, दिन में 3-4 घंटे सोना, कभी कभी बैठे बैठे सो जाना, कभी कभी सोते सोते पढ़ना। कुछ लोग सोते सोते भी पढ़ते हैं, सपनों में। तो स्लीपिंग कैपेसिटी हाई है मींस दे कैन स्लीप फॉर लॉन्गर टाइम। हो सकता है 6 मंथ तक सोते रहे। रामायण में एक कैरेक्टर था जो 6 मंथ तक सोता था, जिसका नाम है कुंभकर्ण। तो ऐसे कैरेक्टर हैं। तो एक ईटिंग कैपेसिटी, एक स्लीपिंग कैपेसिटी, एक सेविंग कैपेसिटी, मनी सेव करना। मतलब ये कि ये किसी भी चीज को स्टोर करेगा, स्टोर करेगा, स्टोर करेगा, पर अगर आप उससे पूछो कि कुछ आपके पास है, वो कहेगा नहीं है, अभी तो और स्टोर करना। तो मैं तो कैपेसिटी वर्ड के बारे में बता रहा था इन 3 एग्जाम्पल से। नाउ थिंक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम। व्हाट डू वी मीन बाय हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी का मतलब है पावर टू स्टोर हीट एनर्जी। Power to store heat energy is known as heat capacity. अब मुझे एक सिंपल एग्जांपल से आप बात समझाओ। मैं बताना, आप मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिससे वो आंसर करेगा। मान लीजिए कि कोई पर्सन है, इसको से ₹1000 मिल गए, कहीं से मिल गए ₹1000। ₹1000 लेने के बाद भी ये पर्सन अपने घर के अंदर ही रहा, बैठा रहा।
एक दूसरा पर्सन है जिसको 1000 रुपीज मिले, और ये जो पर्सन है 1000 रुपीज पाते ही मार्केट हो गया, मार्केट में मिला, सीधा शॉपिंग मॉल में मिला या सिनेमा में मिला, मल्टीप्लेक्स में घूमते हुए मिला, जस्ट आफ्टर गेटिंग ₹1000। तो ए को भी 1000 रुपीज मिले, बी को भी 1000 रुपीज मिले, बट एक अपनी जगह से हिला नहीं, घर से बाहर नहीं निकला, और दूसरा तो बाहर घूमता ही मिला तुरंत, ये घर के अंदर नहीं मिला। तो क्या आप बता सकते हैं मनी स्टोरिंग कैपेसिटी किस में ज्यादा है? ए में सर। मनी स्टोर करने की कैपेसिटी किस में ज्यादा है? आंसर है ए में। यस और नो? सिंपल है। अब इसको थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई करो, इस कॉमन सेंस को थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई करो। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास दो मटेरियल हैं, सिस्टम है ए और दूसरा सिस्टम बी है, ऐसे सोचो ये दो डिफरेंट केमिकल्स हैं, दोनों को मैंने 1000 जूल एनर्जी दी, दोनों सिस्टम को मैंने 1000 जूल एनर्जी दी। पहले सिस्टम का टेम्परेचर राइज हुआ 15 डिग्री सेल्सियस। जब आप बाहर से एनर्जी देंगे तो इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है। आपको ये दे दिया गया है कि फर्स्ट सिस्टम का टेम्परेचर राइज हुआ 15 डिग्री सेल्सियस और दूसरे सिस्टम का टेम्परेचर राइज हुआ 50 डिग्री सेल्सियस। ये गिवन है। आप क्या ये बता सकते हो हीट एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? हाँ वैभव बोलो। वैभव, सर एक ही ज्यादा होगी। हीट एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? ए। ए की। प्रांशु आप बोलो। सर बी की है शायद, क्योंकि सर उसमें टेम्परेचर सर बाहर से एनर्जी लेके सर एब्जॉर्ब हुई है सर ज्यादा, अगर 100 जूल का जी। दोनों में 1000 जूल एनर्जी सप्लाई की, एक का टेम्परेचर राइज हुआ 15 डिग्री, दूसरे का टेम्परेचर राइज हुआ 50 डिग्री। हमें कंपेयर करना है हीट कैपेसिटी, मींस हीट एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी। निष्ठा आप बताओ। सर बी। बी की ज्यादा होगी। अच्छा, और कोई बताना चाहता है लॉजिक के साथ? अच्छा देखो ध्यान से, एक ही ज्यादा है। हाँ आराम ठीक से बोलो, एक ही ज्यादा होगी, ये क्यों है और ऐसा क्यों, तो ध्यान दो। यस सर। ए और सर बी मैं में, बताता हूँ, क्योंकि जब उसे 1000 हाँ जब बोल। उसे 1000 जूल्स की एनर्जी मिली सर, तो उसका टेम्परेचर सिर्फ 15 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ। अच्छा मतलब उसने उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। हाँ और बी का बिल्कुल 50 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया सर। बिल्कुल ठीक आंसर है। एक्चुअल में यही है, ध्यान दो, सीधा सीधा मैं बताऊं, जो एनर्जी आपको मिली, अगर वो एनर्जी आप जमाने को ना दिखाएं, आपको धन दौलत मिली और वो आप दुनिया को ना दिखाएं, जमाने को ना दिखाएं, अपने शहर को ना दिखाएं,
इसका मतलब है कि आप में मनी स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा है। और अगर आपको मनी मिली, आपने तुरंत गाड़ी बेच के नई गाड़ी ले ली, मकान बेच के नया मकान ले लिया, 8-10 मोबाइल ले लिए, टेलीविजन खरीद लिए, कैमरे खरीद लिए, 15-20 जोड़ी कपड़े खरीद लिए, हर घंटे कपड़े ही बदलते रहे, मतलब आपने मनी को डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया जमाने के सामने, दुनिया के सामने। मतलब साफ है कि आपकी मनी स्टोर करने की कैपेसिटी कम है। अब देखो, कोई सिस्टम एनर्जी को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेगा? वो है उसके टेम्परेचर में राइज का, टेम्परेचर राइज होना। इनफैक्ट ये है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एनर्जी। यू कैन नोट डाउन, राइज इन टेम्परेचर इज व्हाट? rise in temperature is what? Demonstration of energy. अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का टेम्परेचर राइज है, बढ़ा हुआ है। वो किस चीज का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं? एनर्जी का या पावर का? तो राइज इन टेम्परेचर इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एनर्जी। अब ए और बी दोनों को बराबर एनर्जी मिली, बट ए में स्मॉल राइज हुआ, बी में लार्ज राइज हो गया, मींस बी को एनर्जी स्टोर करना नहीं आता। अगर टेम्परेचर में राइज 0 होता, अगर टेम्परेचर में राइज 0 डिग्री होता, इफ तो हम क्या कहते? ए की हीट कैपेसिटी कितनी? आंसर है इनफाइनाइट। अगर आपने किसी सिस्टम को एनर्जी दी और उसके टेम्परेचर में बिल्कुल भी इंक्रीमेंट नहीं आया, 0 डिग्री का इंक्रीमेंट है, नो इंक्रीमेंट, what does it mean? It means the heat capacity of the system is infinite. तो हीट कैपेसिटी वर्ड आपको क्लियर हुआ? हीट कैपेसिटी मीन्स पावर टू स्टोर हीट एनर्जी, पावर टू स्टोर हीट एनर्जी। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखो। मैथमेटिकली हीट कैपेसिटी सिस्टम की कैसे डिफाइन करते हैं? मान लीजिए ये हमारे पास सिस्टम है और सिस्टम को आपने प्रोवाइड की, कोई हीट एनर्जी प्रोवाइड की सिस्टम को, मान लीजिए आपने क्यू हीट एनर्जी सिस्टम को आपने दी, सिस्टम को क्यू हीट एनर्जी दी, तो इसका टेम्परेचर चेंज हुआ डेल्टा टी। डेल्टा टी है राइज इन टेम्परेचर। आफ्टर गेनिंग एनर्जी क्यू। तो हीट कैपेसिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन है क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये है हीट कैपेसिटी। लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, लिख लो, इट इज डिफाइंड एज द amount of heat energy
required amount of heat energy required to raise the temperature of the system by unity मतलब डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस और मे बी 1 केल्विन, बराबर बात है। जो चेंज होता है वो बराबर होता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस राइज या 1 केल्विन का राइज करने के लिए जो भी हीट एनर्जी चाहिए, दैट इज हीट कैपेसिटी। आप निकाल के देख लो पिछले केस में मैथमेटिकली। हीट कैपेसिटी सिस्टम ए की क्या होगी? 1000/15। 15 डिग्री का राइज दिया। हीट कैपेसिटी सिस्टम बी की क्या होगी? 1000/50। देखो कौन सी वैल्यू ज्यादा आती है, किसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा आती है। तो ए की ज्यादा आएगी। दूसरा केस देखो, मैथमेटिकली देखो, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में डेल्टा टी 0 कर दें तो क्या होगा? सी कितना आएगा? सी कितना आएगा? आएगा कि नहीं? इनफाइनाइट। अब आप बताओ मुझे, आपके पास एक सैंपल है H2O का 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये सिस्टम है आपके पास। बताइए हीट कैपेसिटी क्या होगी इसकी? हीट कैपेसिटी क्या होगी इसकी? मान लो इसको आपने प्रोवाइड कर दी 1000 जूल एनर्जी। हीट कैपेसिटी क्या होगी? संजना बेटा बोलो आप। हीट कैपेसिटी अनम्यूट करके बोलो बेटा। संजना अनम्यूट करके बोलो बेटा। आंसर है हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होगी, क्योंकि जो आप हीट एनर्जी देंगे उससे H2O एवापोरेट हो जाएगा। ये बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस से हायर टेम्परेचर अचीव नहीं होता वाटर के लिए।
क्या कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से हायर टेम्परेचर पे मिल सकता है? क्या कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से हायर टेम्परेचर पे मिल सकता है? आंसर है नो। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर आपके पास है, आप उसको 1000 जूल एनर्जी दे दो तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, मींस टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, ये 0 डिग्री ही रहता है। और जब ये 0 डिग्री रहेगा टेम्परेचर, मींस हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। हीट कैपेसिटी विल बी इनफाइनाइट। ये टर्म क्लियर है सबको? यस और नो? ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, ध्यान दो। ये जो आप बार बार लिखते हैं 1 डिग्री, डेफिनेशन में लिखा ना 1 डिग्री आपने, ये जो 1 डिग्री चेंज आपने लिखा, ये कौन सा 1 डिग्री? कौन सा 1 डिग्री? कौन सा 1 डिग्री का मतलब? 15 to 16 डिग्री सेल्सियस, 20 to 21 डिग्री सेल्सियस, 50 to 51 डिग्री सेल्सियस, 62 to 63 डिग्री सेल्सियस। कौन सा 1 डिग्री? इन सब में डेल्टा टी 1 डिग्री है। 16 माइनस 15 1 आएगा, 21 माइनस 20 करो 1 आएगा, 51 माइनस 50 करो 1 आएगा। कौन सा 1 डिग्री? या फिर सभी कोई भी 1 डिग्री हो, सी बराबर होगा? यस और नो? कोई भी डिग्री 1 डिग्री हो, हीट कैपेसिटी बराबर होगी? यस और नो? चाहे बोलो बेटा। सर जी आंसर। क्या होगा? नो। क्यों? सर यस सर। सर बराबर क्योंकि क्यों ये नहीं मान लो होगी? जैसे अगर हमारे पास अलग अलग गैस है, क्या? जैसे सेम होंगी। पहले एक बात सोचो, आप क्या कह रहे हो? मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। ये सारे चेंजेस 1 डिग्री हैं। मैं यस कह सर। रहा हूं कि इनमें से कोई भी चेंज हो, क्या हीट कैपेसिटी सेम आएगी इन सारे केसेस में? बिकॉज चेंज इज सेम 1 डिग्री। यस सर सेम होगी। सेम होगी। अच्छा, चलो देखो, आंसर है सेम नहीं होगी। सेम नहीं होगी। कोई भी आप में से एक्सप्लेन करना चाहे? एनीबडी? कोई भी आप में से एक्सप्लेन करना चाहे? हीट कैपेसिटी सेम नहीं होगी। कोई भी नहीं? अच्छा चलो ऐसे करो, ऐसे सोचो आप। 2 पर्सन है, 2 पर्सन है
और एक का बैंक बैलेंस है, एक का बैंक बैलेंस है ₹1 और दूसरे का बैंक बैलेंस है ₹1 मोल। एक का बैंक बैलेंस है ₹1 और दूसरे का बैंक बैलेंस क्या है? 1 मोल। ओके, अब आप मुझे बताओ, एक मैं आपको अरेंजमेंट दे रहा हूं, ये 2 पर्सन है अलग अलग बैंक बैलेंस के साथ। अब दोनों को मान लीजिए ₹1 मिलता है, दोनों को ₹1 मिलता है। रास्ते में जा रहे थे, सड़क पे ₹1 का कॉइन मिल गया सड़क पे। बताइए विच वन विल बी मोर हैप्पियर, ए और बी? भाई दोनों को ₹1 मिला। अमाउंट दोनों को बराबर मिली। विच वन विल बी मोर हैप्पियर? तो आंसर है ए विल बी मच मच मोर हैप्पियर देन बी। क्यों? क्योंकि एक को ₹1 मिल गया तो इसकी अमाउंट डबल हो गई, बढ़ के डबल अमाउंट हो गई। और बी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो कहेगा कुछ भी नहीं मिला। ₹1 मिला इसका मतलब उसे कुछ भी नहीं मिला, ऐसे समझ लो। मैं इसको हैप्पियर का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। हैप्पीनेस मींस चेंज इन टेम्परेचर, ऐसे सोचो। और ये जो ₹1 मिल रहा है दैट इज मनी। बताओ दोनों को ₹1 मिला, किसका, कौन से सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा राइज करेगा? तो ये बात समझ में आ गई कि दोनों की हीट कैपेसिटी बराबर नहीं होगी सेम अमाउंट मिलने पर भी। ओके, अब मैं इसको उल्टा कर रहा हूं। मैं कहूं कि दोनों सिस्टम का सेम टेम्परेचर राइज करना है, क्या बराबर एनर्जी लगेगी? यस और नो? हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है, एनर्जी बराबर नहीं लगेगी। अब बताओ आप, ये जो 15 डिग्री है ना, ऐसे समझो ये इनिशियल बैंक बैलेंस है। आप 15 से 16 कर रहे हो, 20 से 21 कर रहे हो, 62 से 63 कर रहे हो। कौन से चेंज में सबसे ज्यादा एनर्जी लगी होगी, बता सकते हो? क्यों, किस केस में सबसे ज्यादा लगा होगा? सो रहे हैं सारे बच्चे, जाग नहीं रहे हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी 62 से 63 में, ये राइज करना मुश्किल होगा। सबसे आसान राइज ये होगा। सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डेल्टा टी तो सेम है बट अलग अलग पॉइंट से राइज हो रहा है, तो सी सेम नहीं होगा। ऐसे केस में
एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि ये कौन सा 1 डिग्री लेना, ये कौन सा 1 डिग्री लेना जो यहां पे लिखा हुआ है। तो नोट कर लें, सिस्टम ये बनाया गया 15.5 टू 16.5 डिग्री, ये है 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज। ये स्टैंडर्ड बनाया गया। और स्टैंडर्ड क्यों बनाते हैं? क्योंकि 1 डिग्री अलग अलग रेंज में लोगे तो क्यों सी सेम नहीं आएगा। तो बुक्स में जो डाटा मिलेंगे हीट कैपेसिटी के अलग अलग सब्सटेंसेस के, वो इस राइज के करस्पॉन्डिंग डाटा होते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? तो चलो अभी मैं फ्री करता हूं, नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू रखेंगे इसको, बट इतना आप सोचें ध्यान से, ठीक है? अभी मैं मीटिंग एंड कर